हेलो एवरीवन, मैं हूं सौम्य, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बोला था कि जितने भी दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं जो कि एमबीबीएस अब्रॉड में पढ़ते हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो किर्गिस्तान की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो फिलीपाइंस हो, तो मैं वहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं, जो जाने माने यूट्यूबर्स हैं, उनके साथ बात कर रहा हूँ और उनके साथ मैं कोलैब करने वाला हूँ। आप लोगों के कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें कि आप लोग पूछते हैं कि सर यूक्रेन में कैसा है ये सब, फिलीपाइंस में कैसा है, ओ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कैसा है, आईएसएम में कैसा है। तो ये सब के बारे में मैं आपको तो आंसर नहीं दे सकता क्योंकि मैं जानता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इसलिए मैं ये जो कोलैब करने वाला हूँ, ये जो सीरीज़ करने वाला हूँ, इसमें आप लोगों को एक कंपैरिजन मिल जाएगा। आप सोच पाएंगे कि कौन सा यूनिवर्सिटी आपको चूज़ करना है और इसके साथ साथ आप लोगों को पता चल जाएगा कि दूसरे यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, कैसा वहाँ का हाल है। पहले हम जिसके साथ कोलैब करने वाले हैं वो है सचिन ब्रो, और मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि मैंने उनको ये आइडिया बताया था और वो बहुत खुश हो गए थे। और वो भी बच्चों को हेल्प करने के लिए, स्टूडेंट लोगों को हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो उनका जो चैनल है वो है सचिन बायो क्लासेस, और उनका अगर चैनल आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उनका अच्छा खासा चैनल है, वहाँ पे वो एमबीबीएस इन यूक्रेन के बारे में बताते हैं और अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सेगमेंट है वो है इंट्रोडक्शन का। तो मेरे बारे में तो आप जानते हैं, मैं हूँ शुभम मेहर, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ, 5th ईयर अभी मेरा है। तो अभी हम सचिन ब्रो को पूछ लेते हैं कि उनका इंट्रोडक्शन हम सुन लेते हैं। Hi everyone, this is Sachin Jangda and you're watching Sachin's Bio Classes. Welcome back to another video. And सबसे पहले उम्मीद करता हूँ कि सब लोग हेल्दी होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। तो अभी करते हैं हमारी आज की वीडियो की बात। तो आज की वीडियो एक काफी स्पेशल वीडियो और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, मतलब जितना मैं बोल सकता हूँ उतना कम। काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए वीडियो, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए वीडियो, स्पेशली अगर आप यूक्रेन में या फिर किर्गिस्तान में एमबीबीएस करने जा रहे हो। क्योंकि आज की वीडियो में मैं कोलैब करने जा रहा हूँ, एक किर्गिस्तान के स्टूडेंट हैं जो एशियन इंस्टीट्यूट, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहां पे वो पढ़ाई कर रहे हैं अभी किर्गिस्तान में। तो उनके साथ ये कोलैब होने जा रहा है और इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज जो होंगी, जो पॉसिबल क्वेरीज हो सकती है मतलब किसी भी स्टूडेंट की, अगर वो यूक्रेन में एमबीबीएस करने जाता है या फिर किर्गिस्तान में एमबीबीएस करने जा रहा है, तो वो सारी क्वेरीज आज की वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना क्योंकि इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट इट विल बी वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर ऑल ऑफ यू, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो एमबीबीएस करने का, आइदर फ्रॉम यूक्रेन और फ्रॉम किर्गिस्तान। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस यूट्यूबर के साथ कोलैब कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो उनका नाम है शुभम मेहर एमबीबीएस। ठीक है, इस नाम से उनका यूट्यूब पे चैनल है, शुभम उनका नाम है और उनका यूट्यूब पे एक अच्छा खासा चैनल है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके इन्फॉर्मेटिव वीडियो किर्गिस्तान के एमबीबीएस के बारे में सारी चीजें आप उनके चैनल पे जाके पता कर सकते हो। तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास पूछने के लिए, किर्गिस्तान की क्वेरीज होती है उनके पास। तो मेरे को अब आइडिया नहीं है और झूठ में बोल नहीं सकता, वो चीज मैं करता नहीं हूँ। किसी को बच्चे को फंसा लिया, किसी बच्चे से पैसे ऐंठ लिए, उसके चक्कर में कुछ भी बोल दिया, तो वो चीजें मेरे नहीं है, बस वो मैं नहीं करता वो चीजें। तो इसलिए मेरे को उधर का कोई आइडिया नहीं रहता, तो उधर मैं सीधा सीधा स्टूडेंट को ये बोल देता हूँ कि यार देखो मेरे को उस चीज का आइडिया नहीं है, तुम कहीं और जाके पता करो, जो बच्चा वहां पढ़ रहा है तो उससे आप जाके डायरेक्टली बात करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। बट ये इनसे आप बात कर सकते हो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो। ठीक है, अब बात करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन वो इंट्रोडक्शन है, क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, जस्ट एक सिंपल इंट्रो। तो वैसे तो आप लोग मेरे को जानते हो, ठीक है, बट अभी मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मैं सचिन हूँ, ठीक है, सचिन नाम है मेरा और मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से, यूक्रेन से, वीएनएमयू यूक्रेन से मेरी एमबीबीएस चल रही है अभी करंटली। और 3 साल मेरे पूरे हो चुके हैं, 3rd ईयर मेरा जस्ट फिनिश हुआ, मेरा क्रोक एग्जाम अभी क्लियर हुआ, पिछली वीडियो उसी के बारे में थी। और मेरा 4th ईयर अभी सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो ये था मेरा एक सिंपल सा इंट्रो। सो गाइस, नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है हाउ यू गेट टू नो अबाउट योर इंस्टीट्यूट। मुझे कैसे पता चला इंस्टीट्यूट के बारे में। मेरा जो ये किस्सा है वो बहुत इंटरेस्टिंग सा है क्योंकि मैं पहले पायलट कोर्स करना चाहता था और मैं एक इंस्टीट्यूट में जा भी चुका था, पापा के साथ हम गए थे, वहाँ पे पूछताछ भी कर चुके थे और वहाँ पे फ़ी भी जमा करने वाले थे और मेरा जो मेडिकल चेकअप है वो भी हो चुका था। वो सब मेडिकल चेकअप अभी मेरे पास है, मेडिकल सर्टिफिकेट मेरे पास है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो डायरेक्ट एडमिशन ही था। लेकिन इसके बीच में ऐसा कुछ हुआ कि मुझे लगा कि क्योंकि मेरे पापा भी डॉक्टर लाइन पे हैं, फार्मासिस्ट हैं और उनका क्लिनिक है, तो मुझे ये छोटे टाइम से ही फैसिनेट करता था। तो मुझे लगा क्यों ना एमबीबीएस अब्रॉड ट्राई किया जाए, क्योंकि मैं एमबीबीएस इंडिया ट्राई कर चुका था, एक ही बार दिया था मैं
और वहाँ पे मेरा मार्क कुछ 400 कुछ था, लेकिन वो काफ़ी नहीं था इंडिया में एडमिशन के लिए। तो मुझे लगा कि MBBS एब्रोड के लिए ट्राई किया जाए। इसके बाद मुझे एक टेम्पलेट मिला जहाँ पे हमारे पास के ही एक कंसल्टेंट हैं, तो उनके पास मैं गया और उनसे पूछताछ किया। इसके बाद मुझे पता चला ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, किर्गिस्तान में एक है, तो बजट में भी आपका हो जाता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहाँ जाना चाहिए, और बस ये था हमारा किस्सा। तो अभी चलते हैं सचिन ब्रो को पूछते हैं कि उनको कैसे पता चला उनके इंस्टीट्यूट के बारे में, और वो कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। मेरे को वेनेत्सा के बारे में कैसे पता चला, हाउ आई गेट टू नो अबाउट वेनेत्सा या फिर वेनेत्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो देखो यार, मैं ज्यादा रिसर्च नहीं किया था मैंने, टू बी ऑनेस्ट। मैं यहाँ पे आया जब यूक्रेन आया, तो यूक्रेन आने से पहले मतलब इंडिया में मैंने एग्जाम दिया नीट का, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ सीट इन इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सकी मेरे को सीट उधर। तो एकदम से सडन प्लान हुआ कि मैं बाहर से भी MBBS कर सकता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे आ गया और मैंने रिसर्च ज्यादा नहीं किया, ठीक है, रिसर्च ज्यादा नहीं किया कि जब जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको रिसर्च करना चाहिए जरूर आने से पहले। मेरे पास जस्ट कुछ कंसल्टेंट्स के फोन आए तो मैं उनके पास सीधा चला गया, कुछ मैसेज आए, उसके बाद फिर मैं चला गया, और लकीली मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी बोलूंगा, एक डिसेंट यूनिवर्सिटी, वेनेत्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में आ गया। तो ये ऐसा कुछ था, एक मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत प्लान था मेरा आने का इधर VNMU में, जस्ट एक सडन डिसीजन आप बोल सकते हो VNMU में मेरा आने का। तो इस तरीके से मैं वेनेत्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी VNMU यूक्रेन में आया। इसी के साथ साथ और एक क्वेश्चन का हम आंसर कर लेते हैं। सिमिलर एक क्वेश्चन है कि हमने कैसे वहाँ पे एडमिशन लिया। तो मैं जैसे कि बता चुका था, वहाँ पे हम गए और हमारा जो एडमिशन फ़ी वहाँ पे देना पड़ा, और वो लोग वीज़ा आपका खुद करवा लेते हैं जितने भी कंसल्टेंट हैं, और पासपोर्ट आपको करवाना पड़ता है। तो आप जब भी एडमिशन ले रहे हैं आपका पासपोर्ट आप बना लीजिए, पहले भी पासपोर्ट बना लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वीज़ा आपका इंस्टीट्यूट ही बना देता है, स्टूडेंट वीज़ा जो होता है। और बाकी रहा आपका जो प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग रहता है, लेकिन MCI रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, और जाने से पहले आप लोगों को 40 से 60 छोटे छोटे पासपोर्ट कॉपी बनवा लेना है, क्योंकि मेरे टाइम पे 40 में फ़ोटोकॉपी बनवाया था, और वहाँ जाने के बाद इतना सारा फोटोकॉपी लगा कि मुझे वहाँ पे और एक बार और ज़्यादा फोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ी थी। तो सबसे पहला है एडमिशन, कोई भी कंसल्टेंट करवा लेंगे। इसके बाद है पासपोर्ट आप करवाना है। इसके बाद जो वीज़ा है वो यहाँ आपका इंस्टीट्यूट करवाएगा, और जो ट्यूशन फ़ी रहता है, जो एडमिशन फ़ी रहता है, वो हमको इंस्टीट्यूट में जाके देना पड़ता है। एटलीस्ट मेरे कंसल्टेंट ने मुझे बोला था कि यहाँ पे आपको वीज़ा प्रोसेसिंग का फ़ी देना है। इसके बाद आपको हॉस्टल का फ़ी देना है। हॉस्टल का फ़ी आप वहाँ जाके भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ दे देंगे तो अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। फ्लाइट का टिकट है वो भी मैंने कंसल्टेंट को ही दिया था, और उन्होंने सस्ते में करवा लिया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनके थ्रू जाते हैं तो थोड़ा बजट में हो जाता है, तो मैं उनके थ्रू करवाया था। अभी चलिए चलते हैं सचिन ब्रो को पूछते हैं। हाउ आई टुक एडमिशन, हाउ यू टुक एडमिशन, स्टूडेंट्स में से पूछते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, मैं जब मेरे पास कॉल से मैसेज आना शुरू हुए रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड, तो मैंने एक कंसल्टेंट का मेरे पास मैसेज आया, मैं उनके पास गया डायरेक्टली, उनसे बात हुई। उसके बाद मैं, मेरा भाई, एक दो रिलेटिव, तो हम लोग उनके पास गए और हमें ठीक लगा सब कुछ। तो फिर उनके थ्रू हमने सारी प्रोसेसिंग वगैरह कराई। बोजोन मेडिटेक करके उनकी कंसल्टेंसी है, तो मैं उनके थ्रू ही आया था, और न्यू दिल्ली में उनका ऑफिस है। तो मेरा यहाँ आने का जो सफर था, वेनेत्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में जो आने का सफर था, वो बोजोन मेडिटेक के थ्रू होते हुए आया। तो उनके वही कंसल्टेंसी है जिनके थ्रू मैं VNMU में आया। सो गाइस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट ईयर का एडमिशन फ़ी कितना होता है। वो यूक्रेन का आपको सचिन ब्रो बता देंगे। मैं एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान का आप लोगों को बता रहा हूँ। वहाँ पे 5 ईयर कोर्स है और 6 ईयर कोर्स है। मैं आपको अभी जो बताने वाला हूँ वो 5 ईयर कोर्स के बारे में बताऊँगा। 6 ईयर कोर्स जो है वो थोड़ा कम रहता है। तो 5 ईयर कोर्स का जो फी स्ट्रक्चर है मैं अभी खोल के रखा हूँ। तो वहाँ का फर्स्ट ईयर में आपको कॉलेज फी रहता है 3200 USD, यानी कि 3200 USD। एडमिशन फ़ी रहता है 1000 USD। हॉस्टल फ़ी रहता है 425 USD। वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए रहता है 550 USD एंड ट्रांसपोर्ट फ़ी 225 USD। एजुकेशनल टूर के लिए 200 USD। तो टोटल ये बन जाता है 5600 USD। तो इसको मैं अगर INR में कन्वर्ट करके आप लोगों को बताऊँ तो ये होता है 3,64,000। तो ये है फर्स्ट ईयर का फ़ी।
इसके बाद जो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपका कम हो जाता है फी। तो फी एच ए होल अगर मैं बात करूं, यानी कि पूरा 5 ईयर का आपको कितना लगेगा, तो मैक्सिमम आपको लगेगा 20 लाख तक टू सचिन ब्रो। एडमिशन का जो फीस रहता है वीएनएमयू यूक्रेन का, वो कितना है? तो मेरी यूनिवर्सिटी की मैं बात करता हूँ, वेनेत्सिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो एडमिशन फीस फर्स्ट ईयर में आप लोग पहले $4,400 होता था, मतलब जो ट्यूशन फीस होती थी, बट अभी $5,000 हो चुकी है यहाँ की एडमिशन फीस, या फिर ट्यूशन फीस आप जैसे बोल सकते हो, तो वो $5,000 है। उसके अलावा हॉस्टल का चार्ज अलग रहता है, उसके अलावा आपका वन टाइम चार्ज रहता है जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो, एंड आपका पर्सनल एक्सपेंस या फिर आप मेस का जो चार्ज रहता है वो सब होता है। तो उसकी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, मतलब हर चीज मैंने मेंशन करके, वेनेत्सिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो फॉर फर्दर डिटेल्स, ठीक है। तो देखो यार, वेनेत्सिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटी एंड प्लस वन ऑफ द एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज इन यूक्रेन, ठीक है। तो इसका अगर मैं कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, $5,000 आप ट्यूशन फीस लगा के चलो, तो 6 साल का तो $30,000 तो वही हो जाता है, 6 साल की फीस हो जाती है उतना, मतलब 21 लाख के आसपास तो आपकी फीस हो जाती है। उसके अलावा आपका हॉस्टल चार्ज रहता है, हॉस्टल चार्ज आप हर साल देते हो, या फिर आप फ्लैट में भी रहते हो तो वहां का चार्ज होता है। उसके बाद आपका पर्सनल एक्सपेंस होता है, उसके बाद इंश्योरेंस होता है जो हर साल आपको रिन्यू करवाना रहता है। तो कुल मिला के आपका 30 से 32 लाख पड़ जाता है, मतलब सब कुछ मिला के। आपकी फ्लाइट होती है, फ्लाइट भी आप एटलीस्ट 1 साल में एक बार तो घर आते ही हो, तो 30 से 32 लाख आप मान के चलो कि अगर आप वेनेत्सिया आ रहे हो, वीएनएमयू यूक्रेन में आ रहे हो, तो आपका 30 से 32 लाख रुपए लग जाएगा। तो हॉस्टल लाइफ कैसा है एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट का, मैं ये ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाई हूँ, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा और आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और जो अभी वाला जो क्वेश्चन है हॉस्टल लाइफ कैसा है, एक आइडिया आपको दोनों इंस्टीट्यूट के बारे में मिल रहा है। तो शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, वहाँ पे 4 लोगों का भी रूम है, 3 लोगों का भी रूम है। आप जब पहली बार जाते हैं तो आपके दोस्तों के साथ रहते हैं, यानी कि अपने ईयर के साथ। इसके बाद अगर आप सीनियर हो जाते हैं तो आप अपने सीनियर के साथ भी रह सकते हैं, वहाँ पे ऐसा सिस्टम है। और वहाँ पे आपको 1 या 2 साल कंपलसरी हॉस्टल में रहना होता है। यूक्रेन में ऐसा नहीं है, वो हम सचिन ब्रो से पूछेंगे, लेकिन वहाँ पे जो है 2 साल आपको हॉस्टल में रहना पड़ता है, क्योंकि आपको एक यूज टू होने के लिए एनवायरनमेंट में वहाँ पे आपको हॉस्टल में रखा जाता है। और इसके बाद आप 1-2 साल के बाद आप लोगों को पता हो जाता है, आइडिया हो जाता है कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, तो आप टाइम मैनेज कर सकते हैं अच्छे से। तो अभी चलते हैं सचिन ब्रो के पास और यूक्रेन में क्या हाल है वो पूछते हैं। हाउस हॉस्टल लाइफ देयर इन यूक्रेन, तो इसके ऊपर वैसे तो मैं एक वीडियो बनाई है मैंने, स्पेशल हॉस्टल को कवर करके पूरा, और भी चीजें जो मेंशन करी हैं, फिर भी मैं बताता हूँ यार। देखो, हॉस्टल और अपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मैं पहले ही बोलता हूँ कि यूक्रेन में मतलब काफी अच्छी कंडीशन में मिलते हैं। स्पेशली अगर आप इंडिया से जाते हो, आपको पता है यहाँ पे जैसी कंडीशंस रहती है, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी अच्छे नहीं होते। बहुत से गवर्नमेंट कॉलेज मैंने देखे हैं, मेरे दोस्त हैं, तो वो बताते हैं कि जैसी हालत रहती है हॉस्टल्स की। तो हॉस्टल्स के मामले में और अपार्टमेंट्स के मामले में तो यूक्रेन नो डाउट की काफी ज्यादा अच्छा है। हॉस्टल में आपको 4 लोगों के रूम भी मिलते हैं, मतलब 4 सीटर रूम आपको मिलता है, 2 सीटर रूम भी आपको मिल जाता है, और 1 सीटर मतलब आप खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि आप कैसे खरीदना होता है वो सब, बट हाँ 2 सीटर आपको मिल जाता है और 4 सीटर आपको मिल जाता है। और अगर आपके रूममेट अच्छे हैं, अगर आपका फ्लोर अच्छा है, कभी कभार एक आधा फ्लोर अच्छा नहीं होता जिसकी वजह से आप ये बोलते हो कि भाई हॉस्टल इधर अच्छे नहीं है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हॉस्टल अभी मेरे को 3 साल हो गए, मैं 3 साल से हॉस्टल में ही रह रहा हूँ, एंड हॉस्टल लाइफ इतनी अच्छी है यार, मैं बता नहीं सकता आपको। अगर रूममेट अच्छे मिल जाते हैं, अगर आपको रूम अच्छा मिल जाता है, एंड अगर आपको फ्लोर अच्छा मिल जाता है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब अब 3 साल मेरे ऐसे निकल गए, मेरे को पता भी नहीं लगा हॉस्टल में, एक ही रूम में। तो आई एम सो सेटिस्फाइड विद द हॉस्टल लाइफ ऑफ यूक्रेन। सो गाइस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फूड के बारे में। तो वहाँ पे मैं तो अभी तक हॉस्टल में ही रहता हूँ, तो हॉस्टल का खाना खाता हूँ। आप सभी को पता होगा हॉस्टल का खाना आपके घर के खाने जैसा होता नहीं है, आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे हॉस्टल छोड़ देते हैं, बाहर में रहते हैं। लेकिन मैं हॉस्टल में इसलिए रहता हूँ क्योंकि टाइम मैनेज करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पढ़ाई भी अच्छे से करना पड़ता है और आपका जो शेड्यूल रहता है मेडिकल प्रोफेशन का वो बहुत टाइट रहता है। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर भी रहते हैं, बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करते हैं। और हॉस्टल में रहने का कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। वहाँ पे आपको कुछ मील स्किप भी करना पड़ता है क्योंकि उस टाइम पे आपका क्लास होगा। लेकिन अगर आप बाहर रह रहे हैं तो उस टाइम पे आप, जब छुट्टी रहेगा आपका, जब आपको फ्री टाइम होगा, तभी आप खाना बना सकते हैं, तभी आप खा सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है जो कि हर हॉस्टल में रहते हैं। तो इसके हिसाब से आप लोगों को कोप करना पड़ेगा। और आप लोगों को अगर आप एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो
मेरा जो सजेशन है वो एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए है। अभी हम पूछते हैं सचिन ब्रो से। उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेरी रहती है, मोस्ट कॉमन क्वेरी रहती है, वो होती है फूड से रिलेटेड कि आप खाना वाना कैसे बनाते हो, फूड का कैसे मैनेज करते हो सब कुछ। तो देखो, जब मैं यहाँ पे शुरू में आया था विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में, तो मैंने 3-4 महीने मेस ज्वाइन किया था। एंड मेस का खाना मतलब क्या ही बोलूं, अब ज्यादा अच्छा तो था नहीं, तो 3 महीने तक चला लिया जैसे तैसे। उसके बाद दोस्त बन जाते हैं आपके और आप कुक करना शुरू कर देते हो। तो वो टाइम है और आज का टाइम है। मैं अभी तक खुद ही कुक करता हूँ। 3 महीने के बाद मैंने छोड़ दिया था मेस, जब मेरे को नए दोस्त मिले थे। एंड उसके बाद फिर मैंने कुकिंग करना शुरू किया। कुकिंग करते करते अब 3 साल हो चुके हैं, तो मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं आती। आपको एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो उसके बाद आपकी कुकिंग बहुत आसान हो जाती है। तो फूड की ज्यादा दिक्कत नहीं है। वैसे अभी तो मेस भी यहाँ पे खुल चुका है, मतलब एक नमस्ते इंडिया करके रेस्टोरेंट है, वहां पे ठीक आपको अच्छा खाना मिल जाता है, तो उसकी भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेल्फ कुकिंग, मतलब बहुत से बच्चे सेल्फ कुकिंग ही प्रेफर करते हैं। शुरू के 3-4 महीने उनके निकल जाते हैं, उसके बाद वो खुद खाना बनाना पसंद करते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिम कार्ड एंड इंटरनेट। तो हम वहाँ पे जब जाते हैं, आप लोगों को सबका ये कॉमन क्वेश्चन रहता है। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग पूछते हैं सर वहाँ पे हम कैसे कांटेक्ट करें, जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो हम घर वालों को कैसे बताएं कि हम पहुँच चुके हैं। क्योंकि वहाँ पे तो आपने बताया था कि एयरटेल नहीं चलता, BSNL नहीं चलता, आइडिया, वोडाफोन ये सब नहीं चलता। तो इसके लिए मैं बहुत बार आपको आंसर दे चुका हूँ। ये एक डेडिकेटेड वीडियो में बना दिया था जो कि सिम के बारे में। लेकिन अभी मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं तो वहाँ पे आप जब जाते हैं तो आपको फ्री में सिम कार्ड मिल जाता है एयरपोर्ट में ही। और वहाँ पे कुछ दिन के लिए 10 या 15 दिन के लिए आपको वो फ्री रहता है। उस टाइम पे आप चला सकते हैं, लेकिन वहाँ से आप डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। हम जब भी वहाँ से कॉल करते हैं तो हम व्हाट्सएप से कॉल करते हैं। लेकिन अगर आपके कोई दादाजी हैं, कोई अगर आपके पेरेंट्स हैं जो कि छोटे मोबाइल पकड़ते हैं जहाँ पे व्हाट्सएप नहीं रहता, तो एक वहाँ पे आइडिया है, वहाँ पे टेलीकॉम बोल के एक सर्विस है, तो वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन उसका कुछ चार्जेस लगता है और वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और वहाँ से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं एक ऐप के थ्रू। आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, लेकिन जिसको आप कॉल कर रहे हैं उसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप व्हाट्सएप में कॉल करते हैं, आप लोगों को पता ही है कि दोनों को इंटरनेट की ज़रूरत होती है और दोनों के मोबाइल में व्हाट्सएप होना चाहिए, जो कि लगभग हर घर में अभी है, हर पेरेंट्स के पास है। तो इसलिए हम व्हाट्सएप ही यूज करते हैं वहाँ पर। और आपको भी सलाह दूंगा कि व्हाट्सएप आप यूज करें। और सिम कार्ड का अगर मैं बताऊँ उसका प्राइस क्या रहता है, तो मैं डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पर बना दिया हूं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। अगली सबसे कॉमन क्वेरी की वो ये कि सिम कार्ड और इंटरनेट का यहाँ पे क्या सिस्टम है। अब देखो, सिम कार्ड जब आप यहाँ पे आते हो ना, कोई भी कंसल्टेंट आपको लेके आ रहा है, किसी के थ्रू भी आप आ रहे हो, तो आपको एयरपोर्ट पे सिम कार्ड मिल जाएगा यूक्रेन का, आपके फोन में डल जाएगा। आपको 1 महीना शायद फ्री मिलेगा। 1 महीने का मतलब उसमें ऑलरेडी रिचार्ज होता है वो, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर आपको दूसरा सिम लेना पड़ेगा। अब मैं मेरी बात करूं तो मैं वोडाफोन का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ। इधर यूक्रेन में वोडाफोन का सिम कार्ड भी मिलता है, वो आप यूज करते हो। और मेरा प्लान मतलब काफी सही है। 110 ग्रेवनास का मेरा पैक है। उसमें आपको मतलब करेंसी में, आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो बैठेगा 270, 280, मतलब उतना ही बैठता है, ठीक है। तो उतने में मेरे को क्या मिलता है, अनलिमिटेड 4G इंटरनेट मिलता है। उसके बाद अनलिमिटेड कॉल्स मिलती हैं विद इन यूक्रेन। तो बस इससे ज्यादा आपको क्या ही चाहिए। आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिल रहा है तो घर पे बात करने के लिए व्हाट्सएप सब चल ही जाता है। तो मतलब वो पैक ऐसा मिलता है, ऐसा वोडाफोन का रेट है। बाकी लाइफ सेल की एक मिलती है यहाँ पे सिम कार्ड, उसके भी अलग अलग प्लान है। मतलब इतना ज्यादा महंगा नहीं है कि आप ये सोचो कि बहुत ज्यादा महंगा है इंडिया के कंपैरिजन में, ऐसा नहीं है। और इंटरनेट वगैरह बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब स्पीड वीड का कोई इशू नहीं है। उसके बाद वाईफाई की बात करता हूँ तो वाईफाई बहुत बच्चे लगवाते हैं इधर। और वाईफाई की वैसे कोस्ट की बात करूं तो शायद मंथली आपको 80 या 90 ग्रेवनास का रिचार्ज करवाना पड़ता है। पहले आप राउटर लेके आते हो, उसमें आपका थोड़ा सा खर्चा आता है। उसके बाद फिर मंथली वही 80-90 ग्रेवन में आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाता है। तो ये हो गया आपका सिम कार्ड और इंटरनेट का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है MCI पासिंग परसेंटेज। तो जब भी आप लोग मुझे पूछते हैं MCI पासिंग परसेंटेज के बारे में, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया नंबर रख के MCI पास कर लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 3 साल 4 साल भी प्रैक्टिस करते हैं, अब वो कोचिंग्स करते हैं, लेकिन उनका नहीं निकलता। तो ये आपको ही पता हो सकता है कि आप MCI एलिजिबल हैं कि नहीं, आप MCI दे सकते हैं कि नहीं। हम जब एग्ज़ाम देने वाले हैं या आप भी जब आने वाले हैं तो आप लोगों को नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है NEXT, नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो उसमें 2 फेज में होगा, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2, जिसमें कि नेक्स्ट 1 में आपको कुछ MCQ क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि MCI में आते थे, लेकिन ये क्लिनिकल बेस्ड होगा। और नेक्स्ट 2 जो है
वहाँ पे आप लोगों का भाइवा टाइप का हो सकता है और वो पूरा क्लिनिकल बेस होगा। तो उसके हिसाब से आप लोगों को रहना होगा। लेकिन अभी जो पासिंग परसेंटेज है वो थोड़े थोड़े करके बढ़ रहा है, कभी 12%, कभी 15% ऐसे बढ़ रहा है। जो पहले था, मैं जब गया था 7%, 8%, बहुत कम था। लेकिन आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है। आप अगर अच्छे से ट्राई करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो बहुत सारे सीनियर्स मुझे बोलते हैं कि वो आसान है। और कुछ जो एमसीआई ऑलरेडी पास कर चुके हैं वो सीनियर लोगों से भी हम पूछेंगे हमारे इस चैनल पे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि उनका जो व्यू है वो कैसे तैयारी किए थे, वो सब आप लोगों को पता चल जाएगा। तो उस सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वो वीडियो डालूंगा आप लोगों को पता चल जाएगा और ये सब आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, मैं होप करता हूँ। अगला जो सबसे कॉमन क्वेश्चन वो ये कि एमसीआई का पासिंग परसेंटेज। अब यार देखो, मैं बहुत बार बोलता हूँ ये चीज कि यार एमसीआई का पासिंग परसेंटेज हो गया, क्रोक एग्जाम का पासिंग परसेंटेज हो गया। यूनिवर्सिटी में जब आप आ जाते हो ना, यूनिवर्सिटी में आने के बाद आपके जो एफर्ट्स होते हैं, आपके खुद की मेहनत जो होती है वो ज्यादा मैटर करती है किसी भी चीज के कंपैरिजन में, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत तगड़ी कोई कोचिंग मिल रही है, बहुत जबरदस्त आपको टीचर्स मिल रहे हैं, जब तक वो नहीं है आपके पास, आप अकेले हो, तब तक खुद को क्रेडिट दो। अगर आप पास कर रहे हो तो आप खुद की मेहनत से पास कर रहे हो, ठीक है। तो एमसीआई का पासिंग परसेंटेज, वैसे मेरी यूनिवर्सिटी का मैं बता रहा हूँ, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ थोड़ा ऊपर नीचे, बट 45% अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो 45% एमसीआई का पासिंग परसेंटेज है, जस्ट जो रिसेंट रिजल्ट आया। तो क्वाइट डिसेंट रिजल्ट ऑफ माई यूनिवर्सिटी ऑफ एमसीआई। हाउ टू स्टडी, अगर आप मुझे पूछते हैं कि इंस्टीट्यूट के लिए कैसे पढ़ना है, तो मैं आपको बोलूँगा वहाँ पे आपको पीडीएफ्स दिए जाते हैं। वहाँ का जो इंडिविजुअल बुक्स रहते हैं वो आपको टीचर लोग खुद दे देते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन आपको दे देते हैं, तो वो सब पढ़ के आप क्लियर कर सकते हैं। और जब मॉड्यूल एग्ज़ाम रहते हैं, एक मॉड्यूल रहता है जो कि पहला वाला मॉड्यूल, उसमें एमसीक्यूज़ रहते हैं, 20 एमसीक्यू रहते हैं। सेकंड वाला जो मॉड्यूल रहता है वहाँ पे आपको टीचर पूछते हैं। और थर्ड वाला जो एग्ज़ाम रहता है वो डायरेक्ट सेमिस्टर एग्ज़ाम रहता है। 20 हो गया एक, और दूसरा मॉड्यूल यानी कि 40 मार्क्स, और जो 60 मार्क का है यानी कि टोटल 100 हो गया, जो 60 मार्क का है वो आपका रहता है सेमिस्टर एग्ज़ाम। वहाँ पर आपको भाइवा रहता है। तो अगर उसके हिसाब से आप पूछ रहे हैं तो वो बहुत आसान है। लेकिन आप अगर एमसीआई के हिसाब से पूछ रहे हैं कैसे स्टडी करना है, तो पहले से ही आपको थोड़ा होना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, आपका एमसीआई में या नेक्स्ट में आपका ज़्यादातर आता है ऑब्स्ट्रक्टिव गायनेकोलॉजी, सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ये सबसे कुछ पीडिया, यहाँ से आपका ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आप अगर सोचेंगे कि ये थर्ड ईयर के बाद ये सब सब्जेक्ट है वहाँ पे पढ़ूंगा, वैसा नहीं होता, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब आपको क्लियर होगा, तभी वो आपको अच्छे से समझ आएगा। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि फर्स्ट ईयर से ही आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उस टाइम पे आपका टाइम रहता है, आपके कम सब्जेक्ट रहते हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप उन सब का हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर नाजिब का लेक्चर रहता है, प्रेपलेडर यूज कर सकते हैं, मेरो यूज कर सकते हैं। और अगर आप एक कंपेरिजन देखना चाहते हैं प्रेपलेडर और मेरो के बीच, तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, ये वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूंगा। तो अभी चलिए चलते हैं, सचिन ब्रो को पूछते हैं इसके बारे में। ये जो फर्स्ट ईयर में आप आते हो, आप यूक्रेन में आते हो, आप किसी और कंट्री में आते हो, वो ये कि स्टडी कैसे करना है भाई, ये तो बताओ कि यहाँ पढ़े कैसे। सब कुछ उल्टा है, सब सिस्टम उल्टा है, इधर पैटर्न, स्टडी पैटर्न एकदम अलग है, नया वेदर आपको मिल रहा है, नए लोग आपको मिल रहे हैं, नए टीचर्स आपको मिल रहे हैं, जिनका एक्सेंट हो सकता है आपको समझना है शुरू में, तो काफी सारी दिक्कतें हैं। तो कैसे पढ़ें, वैसे इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख चुके हैं बहुत सारे लोग, आप देख भी सकते हो मेरे चैनल पे। बट देखो, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। और वो ये कि आपको दो चीजें बहुत जरूरी हैं अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। नंबर 1, आपको रेगुलर रहना है क्लासेस में। फर्क नहीं पड़ता यार आप इंटेलिजेंट हो, आप ज्यादा नहीं पढ़ते हो, या आप बहुत इंटेलिजेंट हो, अगर आप रेगुलर हो ना क्लासेस में, तो आधी चीजें आप कैच करना शुरू कर देते हो और आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती हैं, जिसकी वजह से आपकी दिक्कतें जो होती हैं, स्पेशली एकेडमिक्स की जो दिक्कतें होती है, वो बहुत कम हो जाती हैं। नंबर 1 कि आपको रेगुलर रहना क्लासेस में, एब्सेंट नहीं करनी। दूसरी चीज, आपको कोशिश करनी है, मतलब बार बार आपको ट्राई करना है। यहाँ पे आप आओगे तो बहुत बार आपको ऐसा फील होगा कि आपको रिवर्क्स लग रहे हैं, और फील नहीं होगा, ये तो आपके साथ होगा। मतलब आप आओगे, आपको रिवर्क्स लगेंगे, आपको एनाटॉमी का रिवर्क लगेगा, आपको हिस्टोलॉजी का रिवर्क लगेगा, उसके बाद आपको फील होगा यार मैं तो किसी काम का नहीं हूं, मेरे को तो यहाँ भी रिवर्क्स लग रहे हैं। वही फील आपको नहीं आने देना। कोशिश करो, आपका पहली बार में क्लियर नहीं हो रहा, दूसरी बार जाओ, दूसरी बार नहीं हो रहा, तीसरी बार जाओ, तीसरी बार नहीं हो रहा, चौथी बार जाओ, कोई आपको मना नहीं करेगा। बट कोशिश करना मत छोड़ना लास्ट मोमेंट तक। अगर आप ये दो चीजें फॉलो करते हो ना, तो आई एम डैम श्योर कि आपकी एकेडमिक्स एकदम स्मूथ जाएगी, बिना किसी
दिक्कत के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है वो हमारा एक्सपीरियंस अभी तक कैसा है, व्हाट इज आवर एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो सचिन ब्रो यूक्रेन के बारे में बताएंगे, मैं किर्गिस्तान के बारे में बता देता हूँ। वहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है मैं बोलूँगा, और बहुत बुरा भी है इन द सेंस आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ता है। जब आप पहली बार जाते हैं तो आपको 3-4 लैंग्वेज नया सीखना पड़ता है। वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं 3-4 सब्जेक्ट का, जैसे कि रशियन हो गया, किर्गिज हो गया, लैटिन हो गया, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है और ये सब आपको बाद में हेल्प करेंगे। उस टाइम पे हमको लगता है कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो मेडिकल करने के लिए आए हैं। लेकिन जब आप क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जब जाएंगे 3rd ईयर के बाद, तब अब जब पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो फर्स्ट ईयर का जो वो लैंग्वेज सेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट ईयर पे आप जब जाते हैं तो आपका 12 सब्जेक्ट 13 सब्जेक्ट ऐसे रह जाते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं भी, सर भैया वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो पहले ईयर पे ही हमको इतना बर्डन मिल जाता है, हम कैसे कोप करेंगे। मैं बोलूँगा ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। अब पहले ईयर पे ही आपको इतना बर्डन मिल चुका है, आपका एक्सपीरियंस हो चुका है कैसे ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसको मैनेज करना, तो ये आपको बाद में 2nd ईयर 3rd ईयर ऑनवर्ड तो हेल्प करेंगे ही। आप डॉक्टर बनने के बाद भी आपको ये हेल्प करेगा, मेरा ये मानना है। ओवरऑल एक्सपीरियंस की मतलब मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है इधर यूक्रेन में, तो यार देखो ओवरऑल एक्सपीरियंस की मैं बात करता हूँ, एकदम अलग है। इंडिया से एकदम अलग होती है हर चीज। मैंने जैसा पिछले पॉइंट में ही बताया कि एकदम अलग चीज मिलेगी आपको इंडिया से। बट आप यहाँ पे कुछ पाने के लिए आते हो तो आपको बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों में एडजस्ट करना पड़ता है, आपको अडेप्ट होना पड़ता है जितना जल्दी आप हो सकते हो। ठीक है, तो रही बात ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो काफी स्ट्रगल के बाद, काफी मशक्कत के बाद मैं अभी भी यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर रहा हूँ और आई एम डैम श्योर कि आगे भी जो होगा वो अच्छा ही होगा। अगर मैं ऐसे ही मेहनत करता रहा, इससे ज्यादा ही मेहनत बेशक करूंगा, ठीक है, तो मेरे रिजल्ट्स बिल्कुल अच्छे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात क्लिनिकल्स की, क्लिनिकल एक्सपोजर की, हाँ मानता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा कम रहता है, बट हो जाएगा यार, जैसे तैसे करके मैनेज तो करना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे आओगे तो आपको 1 साल का इंटर्नशिप मिलेगा, आप छुट्टियों में आते हो तो आप 2-3 महीने ऑब्जर्वेशन कर सकते हो इधर हॉस्पिटल्स में। अगर आपकी हॉस्पिटल्स में कोई जान पहचान है तो आपको कोई मना नहीं करेगा। वैसे भी आप जा सकते हो, शायद थोड़ा सा फी भी देके आप उधर थोड़े पैसे वैसे देके आप शायद कर सकते हो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कर सकते हो आप डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स जो पेशेंट से डील करते हैं वो सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस टिल नाउ इज वेरी डिसेंट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड आने वाली चीजों के लिए। इसके बाद जो कुछ लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं, तो एनी एडवाइस फॉर न्यू स्टूडेंट। मैं बोलूँगा जितने भी न्यू स्टूडेंट आप आने वाले हैं तो वो सब माइंड मेकअप करके चलिए कि जो MCI है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो थोड़ा टफ होने वाला है। आपको इसके कारण अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और ऐसा नहीं कि आपको पूरा लाइटली ले लेना है या पूरा आपको फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि फर्स्ट ईयर में वो जाते हैं और हम सब पढ़ लेंगे, बहुत सारी किताब ले आते हैं, जो बड़े बड़े ऑथर के रहते हैं, जो कि फॉरेन ऑथर्स रहते हैं, उनकी किताब ले आते हैं, बड़े बड़े किताब रहते हैं और उसको वो पढ़ना शुरू कर देते हैं पूरा फर्स्ट से लास्ट तक। मेडिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप जितना भी पढ़ेंगे आपका ख़त्म नहीं होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं जैसे कि आपके 10th में 12th में आप पूरा बुक ख़त्म कर लेते थे, वैसे सारे सब्जेक्ट का सारा चैप्टर सारा कुछ ख़त्म कर लेंगे, तो वैसा बहुत कम ही स्टूडेंट कर पाते हैं और बहुत सारे बच्चे हार मान जाते हैं। वो कुछ फर्स्ट ईयर में वो बहुत लेवल कर लेंगे, इसके बाद 2nd ईयर ऑनवर्ड उनको लगेगा कि जितना पढ़े हैं उससे आधा तो चला गया है, माइंड में अभी नहीं है, तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप ऐसा कीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक का एक लिस्ट आप निकाल लीजिए, इंटरनेट में भी आपको मिल जाएगा, और उस सब को आप थोरोली पढ़िए और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते जाइए, जिससे कि आपका इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं हो जाएगा आपका। क्योंकि अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा कर लेते हैं तो बाउंस बैक हो सकता है। जैसे कि आपको पता है एक भरा हुआ मटका, वहाँ पे आप और पानी नहीं डाल सकते, तो इसलिए अपने मटके को थोड़ा सा खाली रखिए और पानी भरते जाइए। उसके बाद अगली जो क्वेरी आती है वो एनी एडवाइस फॉर न्यू स्टूडेंट्स, एनी एडवाइस फॉर अस सीनियर। आप लोग मेरे से पूछते हो एनी एडवाइस फॉर अस सर, जो भी आप मेरे को बोलते हो। तो देखो यार, एडवाइस देने वाला मैं कोई भी नहीं हूँ, पहली बात, जस्ट एक सीनियर हूँ। आप हूँ, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही, ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ, ठीक है। मैं 3 साल आपसे अगर बड़ा हूँ, 3 साल आप बोल सकते हो, मैं 4th ईयर में हो जाऊंगा। तो एडवाइस आपको सिर्फ इतनी सी देना चाहूंगा कि भाई बिल्कुल लाइटली मत लेना और बिल्कुल सीरियस भी मत लेना चीजों को। नॉर्मल जैसा आप कर सकते हो ना, एक्स्ट्रा तो देखो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट दैट डजंट मीन कि
आप लोग मतलब एकदम बुकवर्म बन चुके हो, आपको कुछ पढ़ाई के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप आओगे तो बहुत सी चीजें आपको सीखनी है यहाँ पे आके। अगर आप फर्स्ट ईयर में नहीं सीखोगे तो आप आगे का टाइम कैसे सर्वाइव कर पाओगे, इजंट इट? सोचने की बात है। तो फर्स्ट ईयर में आओ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पढ़ाई सीखने को मिलेगी, टीचर्स का एक्सपीरियंस आपको सीखने को मिलेगा, आपको दोस्ती सिखाएंगे, आपको पता नहीं क्या क्या सीखने को मिलेगा भाई। तो पहले ईयर में पढ़ाई करो, पढ़ाई मत छोड़ना। ये नहीं बोल रहा कि पढ़ाई छोड़ के और सीखने पे लगे हो, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा, बट इतना ज्यादा पागल मत हो जाना आते ही, क्योंकि जोश इतना होता है नीट के बाद, भाई मैं तो फोड़ डालूंगा उधर जाके, तो ऐसा मत करना। हर चीज का एक बैलेंस होता है, जब तक आप उस बैलेंस को मेंटेन रखते हो ना, हर चीज आपकी स्मूथ जाती है। जिस दिन वो बैलेंस ऊपर नीचे हो गया उस टाइम फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है, और फिर आप अपने आप को एक अच्छे खासे ट्रबल में पाते हो। इसके बाद जो एक क्वेश्चन है वो नो डाउट सचिन ब्रो को भी बहुत लोग पूछते होंगे और मुझे भी बहुत लोग पूछते हैं कि मैं यूट्यूब और स्टडी ये दोनों को कैसे कोप करके चलता हूँ। तो मैं बता दूं कि हम दोनों के बारे में कि यूट्यूब हमारा एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। हम दोनों ने ही मैं अपने लिए बोलता हूं कि मैं इसलिए आया था यूट्यूब में क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको बताने के लिए। मैं जब आया था तो किर्गिस्तान के जो स्टडी के बारे में वो ज़्यादा यूट्यूबर नहीं थे, अभी एक दो यूट्यूबर आ चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे हमें पता नहीं चल रहा था वहाँ पे कैसा है। जो आपको कंसल्टेंट बताते थे वही आपको सच्चा लगता था। वैसे मेरे जो कंसल्टेंट थे वो सही चीज़ बताए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला था कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन लोगों को बहुत सारी लाए सुनना पड़ा है, और ऐसा भी सुनना पड़ा है कि जो फॉरेन इंडियन टीचर हैं वो हर दिन हेलीकॉप्टर से वहाँ पे जाते हैं, लैंड करते हैं। हाँ, मैं ये सच बोल रहा हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं कुछ सीनियर्स को, उनको ये सब भी सुनना पड़ा है। तो ये सब को मैं दूर करने के लिए, जो कि मेरे पास नहीं था वो आप लोगों के पास हो, ये करने के लिए मैंने यूट्यूब चालू किया था। और मैं अभी आप देख रहे होंगे कि मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता क्योंकि मेरा ये एग्ज़ाम चल रहा था, और वैसे जब एग्ज़ाम रहता है या जब मुझे पढ़ाई करना रहता है तो मैं पढ़ाई को पहला प्रेफरेंस देता हूँ, सेकंड प्रेफरेंस मैं यूट्यूब को देता हूँ। जब मेरा कुछ खाली टाइम मिलता है मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों को कुछ एडवाइस देता हूँ। तो ये मेरा एक हॉबी टाइप का है। हाउ डू आई मैनेज स्टडी एंड यूट्यूब? तो यार देखो, YouTube ऐसा नहीं है कि मैं एक बहुत तगड़ा यूट्यूबर हूँ या फिर मेरे को यही काम है बस जिंदगी में, या मेरे को YouTube पे ही रहना है। ऐसा मेरा कुछ भी इरादा नहीं है, ना ही मेरा कभी था ऐसा इरादा, ना ही मैं यूट्यूबर कभी बनना चाहता था। ये जस्ट कुछ चीजें होती हैं जो हो जाती हैं लाइफ में, आप करना नहीं चाहते, ठीक है, आपका कोई इंटेंशन नहीं है कुछ चीज करने का, बट हो जाती है, लाइफ करवाती है, क्योंकि वो आपकी लाइफ का हिस्सा है, ठीक है। तो YouTube उस तरीके से आया मेरी लाइफ में, और YouTube पे वीडियोस बनाने का पर्पज सिर्फ एक था कि लोगों को, यहाँ पे मैं यूक्रेन में आया तो बहुत से ड्रॉबैक्स देखे, बहुत सी चीजों में कंसल्टेंट आपको पागल बना देते थे, पहले आपको पता नहीं होती थी चीजें, तो वो चीजें मेरे को दूर करनी थी। वो चीजें एक मिथ की तरह थी जो मेरे को हटानी थी, एक ट्रांसपेरेंट मेरे को करना था कि इधर इंडियन स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस करना चाह रहे हैं बाहर से, और इधर ये फिर अपना एमबीबीएस अप्रोड है, इसको एकदम ट्रांसपेरेंट कर दिया। इधर वाले बच्चे इधर से एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, सब उन्हें पता है कि भाई इधर क्या क्या होता है। आगे भी कोशिश यही रहेगी कि चीजें और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, एकदम आपके लिए ऐसा घर जैसा बन जाए एमबीबीएस अब्रोड कि आपको सब पता है भाई। अगर आप आओ तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ ये आपका हक है और आप इसे डिजर्व करते हो, ठीक है। तो यूट्यूब का सिर्फ इतना सा पर्पस था। और रही बात मैनेज करने की, जो मेन चीज है उसकी तरफ आते हैं, मैनेज करने की। तो यार देखो, ऐसा है, मैं वीकली एक वीडियो डालता था जब मैं यूक्रेन में था, वीकली एक वीडियो आती थी मेरी, ठीक है। और उतना आप मैनेज कर सकते हो यार, उतना आप और चीजों में भी तो टाइम वेस्ट करते हो, बस इतना मेरा इतना सा फर्क है कि मैं बाहर थोड़ा कम टाइम स्पेंड करता हूँ और YouTube पे थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूँ, तो वहां पे ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। शुरू में आपको लगता है यार नई जगह है, कैसे मैनेज करेंगे, सेटअप कैसे होगा पूरा YouTube, नहीं, बट आप एक बार, अगर आपका दिमाग में एक एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है और आपका पर्पस है और एक विजन आप लेके चल रहे हो ना कि आपको जिंदगी में कुछ अच्छा करना है इस चीज के थ्रू, ऐसा नहीं है आपको सिर्फ फेम चाहिए, ऐसा नहीं है इसके थ्रू आपको सिर्फ पैसा चाहिए, आपको कुछ चेंज लेके आना है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आप कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते हो। और मेरा भी वही सिस्टम है। स्टडी की बात रही, 5 दिन में पढ़ता हूँ, 6 दिन में पढ़ता हूँ, 1 दिन में यूट्यूब दे देता हूँ। और यूट्यूब पे मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक वीडियो बनाने के लिए मुश्किल से 1-1.5 घंटा मेरे को लगता है, 1-1.5 घंटा में निकाल सकता हूँ भाई, इतना तो मैनेज करना ही पड़ता है लाइफ में। आप और भी चीजें एडजस्ट करते हो तो ये भी हो सकती है। तो इस तरीके से मेरा टाइम और यूट्यूब और स्टडी ऐसे मैनेज होता है। तो इसी के साथ साथ और एक लास्ट जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, वो है इज इट नेसेसरी टू लीव ऑल योर हॉबीज फॉर मेडिकल। मेरा जो राय है मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कभी भी अपना हॉबी को पूरा नहीं छोड़ना है।
जैसे कि यूट्यूब मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा एक हॉबी है और पेंटिंग करना मेरा एक हॉबी है, लेकिन पेंटिंग वैसे मैं कर नहीं पाता। यूट्यूब लेकिन मैं कंटिन्यू करके रखा हूँ। तो मुझे कैमरा के सामने आना अच्छा लगता है, आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है, आप लोगों को कुछ नया चीज़ बताना अच्छा लगता है। जब आप लोग कमेंट करते हैं सर ये मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको थैंक्स, तो ये बहुत मोटिवेट करता है मुझे। तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। और आप लोग भी, आपका जो भी हॉबी है, जो कुछ भी हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, वहाँ पे आप कुछ क्लब में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आप सिंगिंग क्लब, डांसिंग क्लब ये सब ज्वाइन कर सकते हैं और आपका जो हॉबी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो हमेशा आपको चाहिए। अगर आप सिर्फ पढ़ाई में जुट जाते हैं तो बहुत बर्डन हो जाता है और आप कोप नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट वो वहाँ पे मैं देखा हूँ जो कि बाद में बिगड़ गए हैं या उनको उतना वो कोप नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए, जितना वो करते थे पहले। तो इसलिए इसके लिए अपने माइंड को थोड़ा सा फ्री रखिए, हॉबीज़ के साथ रहिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि हॉबीज़ को पूरा छोड़ देना है। हाँ, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा लग जाएं उसमें, पूरा बुकवर्म बन जाएं। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेरी, ठीक है, तो वो ये कि इज इट नेसेसरी टू लीव ऑल योर हैबिट्स बिकॉज ऑफ एमबीबीएस, बिकॉज ऑफ मेडिसिन स्टडी? बट देखो यार, हर किसी इंसान की ना वेरी करेगी सोच इस पॉइंट में, और आपको हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं बोलूंगा मैं बोल रहा हूं तो मैं ही सही हूं या फिर मैं बोल रहा हूं तो मैं ही गलत हूं, नहीं। मेरा ऐसा मानना है, देखो आपको हर चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। लाइफ एक है, ठीक है, आपको पता है कि आपकी लाइफ एक है, तो आपको वो लाइफ एंजॉय करनी है। मैं कभी नहीं बोलता किसी को कि भाई गधों की तरह पड़े रहो, गधों की तरह पढ़ते रहो 24 के 24 घंटे पढ़ते रहो। नहीं यार, खुद के लिए भी टाइम निकालो, ठीक है। आप किसके लिए कर रहे हो? आप पढ़ाई किसके लिए कर रहे हो? आप अपने बेटर फ्यूचर के लिए कर रहे हो ना। तो ऐसा है कि आप मैनेज करना सीखो। प्रायोरिटी एक चीज होती है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रायोरिटी आप किसे देते हो। टाइम को समझना बहुत जरूरी है। अगर एक टाइम है, फॉर एग्जाम्पल आपका 7 दिन बाद एग्जाम है और आप पार्टी करने जा रहे हो, तो इज इट गुड और बैड? ऑफ कोर्स इट इज बैड, ठीक है। आपको टाइम समझना है कि भाई अभी जो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, अभी जो मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये एग्जाम होना चाहिए। 1 हफ्ते बाद मेरे को एग्जाम देना है और अभी मैं उधर बार क्लब में उधर नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, ठीक है, पी रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपको चीजें समझनी है। आप जिस दिन वो चीज समझ जाओगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और आपको फील होगा कि आपको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब डॉक्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उनको सुनना, आप कभी उनकी लाइफ स्टोरी सुनना, वो खुद बताते हैं कि भाई देखो सब कुछ नहीं छोड़ना जरूरी होता, मेहनत जरूर करनी है। मेहनत जब आपका टाइम आएगा, जब आपको पता है कि आपकी प्रायोरिटी अभी मेहनत ही है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, मेहनत करो, मेहनत में कोई कसर मत छोड़ो। बट उस मेहनत के लिए, उस पढ़ाई के लिए आप अपनी जिंदगी को नहीं भूल सकते, आप अपनी लाइफ को नहीं छोड़ सकते। आप जो अपनी लाइफ में करते हो वो चीजें आपको मेंटेन करना पड़ता है। इसी को तो हम लाइफ बोलते हैं ना, लाइफ इज ऑल अबाउट टेस्ट। तो ये हो गए हमारे बहुत सारे क्वेरीज। मैंने कोशिश करी है कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूं, फिर भी थोड़ा लंबा हो ही गया होगा वीडियो, बट इट्स ओके यार। आपके लिए, मतलब आपके 6 साल की बात है, कोई ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन के लिए है ये सारे क्वेरीज। आप ये सारी वीडियो देख के जाओ, सारी क्वेरीज हैं वो समझ के जाओ, सुन के जाओ कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। और थैंक यू सो मच शुभम, एक बार फिर से इस वीडियो में कोलैब करने के लिए और एक इतना हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव आइडिया लेके आने के लिए। इन भाई का ही आइडिया था, शुभम का, इन्होंने मेरे को अप्रोच किया एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दिस। एंड इनका भी चैनल बहुत अच्छा है, आप जाके इनका एक बार कंटेंट जरूर चेक करना, इनको सपोर्ट करो। बहुत जेन्युइन लोग होते हैं जिनको आपको सपोर्ट करना चाहिए। दिक्कत ये है कि जेन्युइन लोगों को ही कोई सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। खैर, हमें तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को और आई होप कि आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई हो वीडियो पसंद तो बहुत बड़ा सा थम्स अप देना, लाइक करना वीडियो को, शेयर करना वीडियो को और कमेंट करके बताना कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। कोई और भी क्वेरीज है भाई, वैसे तो मैंने मोस्टली क्वेरीज कवर कर ली, फिर भी कोई है अगर एक आधी क्वेरीज तो आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इंस्टा पे मेरे को भेज सकते हो। मैं सचिन ब्रो को भी थैंक्स बोलना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे आए और आप लोगों को इतने सारे चीज़ बताए, तो थैंक्स सचिन ब्रो। और ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए हम लाते रहते हैं, तो आप सचिन ब्रो के चैनल पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल पे भी आप अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव और वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो होप करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।